भी एक बेहद अजीब कंपनी में नौकरी पाई है। इंटरव्यूअर ने मेरी सीवी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मेरी रैंक को लेकर ही अटका रहा। उन्होंने मेरी पेशेवर विशेषज्ञता के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस यह जानना चाहा कि मेरा मुख्य हीरो कौन है। ऑनर ऑफ किंग्स में तुम्हारी सबसे ऊंची रैंक क्या है? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक 100 स्टार चैलेंजर हूं। उन्होंने उसी वक्त मुझे टीम में शामिल कर लिया। कठिन प्रमोशन टेस्ट यह था कि मुझे सीईओ को एक हाई स्टेक्स रैंक्ड मैच में जीत दिलानी थी। मैंने सोचा था कि अपनी उच्च स्तरीय हांजन मैकेनिक्स पर भरोसा करके मैं यह प्रमोशन हासिल कर लूंगा एक पल में ही। लेकिन जैसे ही सीईओ ने मेरा गेम आईडी देखा, उसकी होंठों पर एक डरावनी शातिर मुस्कान तैर गई। मैंने अपने सबसे बुरे सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था। जिस ऑनलाइन प्रेमी को मैंने कभी एक प्रीमियम स्किन के लिए बेरहमी से धोखा दिया था और फिर गायब हो गया था, वही अब मेरी सबसे बड़ी बॉस बन गई है। मेरे पहले ही दिन एचआर ने मुझे मेरा कर्मचारी बैच थमाया और सिर झुका लिया। उनकी आवाज गूंज उठी, युवक अपनी आत्मा को तैयार कर लो, फांसी, मेरा मतलब है मूल्यांकन शुरू होने वाला है। आसपास के सहकर्मी तुरंत मेरी डेस्क के पास जमा हो गए। वे फुसफुसाए, भाई तुम्हें तो अब दुआ करनी चाहिए। टेस्ट यह है कि सीईओ को एक रैंक्ड मैच में जीत दिलानी है। पिछली बार की मुलाकात में सीएफओ ने उन्हें प्रमोशन सीरीज में जीत दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वे बुरी तरह हार गए और उनका साल के अंत का बोनस हवा हो गया। बस याद रखना, जब बड़े बॉस के साथ खेलो, बिल्कुल नौसिखिए की तरह खेलना तो बड़ा अपराध है। यह सुनकर मैं घबराया नहीं। असल में मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। क्या यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत नहीं है? मेरी सर्वर टॉपिंग हंशन मास्टरी के साथ उस वीपी पोजीशन तक पहुंचना तो बच्चों का खेल है और इससे पहली छाप भी शानदार बनेगी। मैंने खास तौर पर अपना मेन अकाउंट झाड़ पोंछ कर तैयार किया, जिसकी जीतने की दर बहुत समय से सोई हुई थी। उसी अकाउंट के साथ मैंने सीईओ के ऑफिस के भारी दरवाजे खोले। एकदम घोंटू डर की लहर मुझ पर आकर टकराई। सीईओ शेन शुआंग अपनी डेस्क पर बिना हिले बैठी थी, बिना ऊपर देखे, बस 2 ठंडी बातें बोली, लॉग ऑन करो। मैं जल्दी से अपनी सीट पर बैठा और लॉबी में घुसते ही अपनी सिग्नेचर हीरो को तुरंत लॉक कर लिया। मेरा सबसे तगड़ा पिक हानशिन पूरी तरह से दिखाने के लिए तैयार था। कुछ जबरदस्त गॉड टीयर मैकेनिक्स। लोडिंग स्क्रीन चमकी। आदतन मैंने बॉस का आईडी देखा। बर्फ पर कदम रखते हुए वो आईडी देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। आखिर ये हैंडल इतनी तीव्र अनुभूति क्यों कराता है? ये तो बहुत ही डरावनी तरह से जाना पहचाना लगता है। इस कनेक्शन को समझ पाता उससे पहले ही मैच शुरू हो गया। मैंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। हानशिन शिकारी ड्रैगन की तरह चला, गहराई में कूद गया। 3 मिनट से भी कम समय में मैंने बेरहमी से हमारा जंगल साफ कर दिया। इसके तुरंत बाद मैंने स्किल 2 का इस्तेमाल कर दीवार फांद दी। एक जानलेवा चाल के साथ दुश्मन के जंगल में घुस गया। रेख की तरह रेशमी कॉम्बो से उनकी ब्लू बफ रोटेशन पर छीन ली। मैंने आराम से अपना खुद का ब्लू बफ भी सुरक्षित कर लिया। ऑफिस के अंदर एक तेज हल्की सांस की अलग आवाज आई, मानो इस मूल्यांकन की घुटन भरी टेंशन को तोड़ने की उम्मीद हो। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर नाच उठी जब मैंने ए टाइप किया। ऑल चैट में एक मजेदार लाइन डाली जो मुझे लगा कि एकदम सोने जैसी है। चिंता मत करो बेबी गर्ल, तुम्हारा बड़ा भाई से कैरी कर रहा है। जैसे ही वह मैसेज गया, कमरे में एक गूंजदार धमाका सुनाई दिया। शेन शुआंग का फोन जोर से महोगनी पर उल्टा पटक दिया गया। डिस्प्ले पर वह डॉजी दिख रहा था। जिसे बॉस चला रहा था वह मिड टावर के नीचे जड़ हो गया था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसकी कनेक्शन कट गई हो। मैंने ऊपर देखा, सच में चौंक गया। बॉस शेन, क्या तुम्हारा गेम लैग हो गया? मैंने देखा कि वह धीरे धीरे अपनी नजरें उठाती है। उस खूबसूरत चेहरे पर, जो आमतौर पर एक हिम झील की तरह ठंडा रहता था, पहली बार एक अजीब सा भाव झलक गया जो पूरी तरह से जड़ता से बदलकर चौंक से भरी संकरी आंखों में तब्दील हो गया। आखिरकार वह शिकारी मुस्कान में बदल गया, जैसे वह मुझे जिंदा ही खाल उतारने वाली हो। मेरा सीना कस गया। एक अशुभ पूर्वाभास तुरंत मेरी नसों में दौड़ गया। उसकी नजरें बर्फीले खंजर की तरह चुभ रही थीं। उसके लाल होंठ हल्के से खुले, हर अक्षर को स्पष्टता से बोलते हुए उसने मेरा आईडी जोर से पढ़ा, चोतोई सिकिम। मेरा सिर सुन्न हो गया और मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। शेन शुआंग के होंठों का कोना ऊपर की ओर उठा एक डरावनी मुस्कान में, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बड़े भैया, वो 7 लाख जो तुमने 3 साल पहले मुझसे ठगे थे, क्या तुमने वो सब खर्च कर दिए? मेरा दिमाग फट गया और मेरा मन पूरी तरह खाली हो गया। आखिरकार सच्चाई मुझ पर टूट पड़ी। 3 साल पहले अपनी मां की जान बचाने के लिए सर्जरी के पैसों की सख्त जरूरत में मैंने बेशर्मी से अपनी इन गेम ई गर्ल से उधार मांगा था। उसे धोखे में रखा कि मुझे एक नया स्किन चाहिए, यही खास आईडी। उस समय वही एक इंसान थी जिसने मुझे एक पैसा भी भेजा था। उन दिनों वह मासूम छोटी बहन का किरदार निभाती थी, जिसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। हर सांस के साथ मुझे बड़े भैया कहकर बुलाती थी। वो मेरे कानों के लिए किसी संगीत से कम नहीं था। उसने बस इतना ही कहा कि मुझे उसे ऊंचे रैंक तक पहुंचा देना है। बड़े भैया, क्या इतनी रकम काफी है? अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं एक और ट्रांसफर भेज सकती हूँ। मुझे याद है मैंने जवाब दिया था, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। जैसे ही मेरी तनख्वाह आएगी मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। फिर मैंने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और बिना किसी झिझक के ब्लॉक बटन दबा दिया, जैसे रफ्तार की हदें पार करता हुआ गायब हो गया। मैंने खुद को उसकी दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया था। मुझे सच में यही यकीन था। मेरे अतीत का वह शर्मनाक, कम गौरवशाली अध्याय वक्त की रेत में दफन हो चुका था।
अपने सबसे बुरे सपनों में भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद इन डरावनी परिस्थितियों में फिर से मिलूंगा। वह भोली अमीर उत्तराधिकारी जो उस वक्त धोखाधड़ी का इतना आसान शिकार थी, अब वह मेरी ताकतवर सीधी बॉस बन चुकी थी। वह कुख्यात ब्लैक विडो जो हर कर्मचारी के दिल में डर बसा देती है। शेन चुआंग शिकारी जैसी शालीनता के साथ पीछे झुकी। उनकी चमड़े की एग्जीक्यूटिव कुर्सी उनकी खूबसूरती के साथ साथ दमघोंटू ताकतवर आभा को और भी उभार रही थी। उन्होंने अपने हाथ बांध लिए और मुझे एक जानकार नजर से घूरने लगी। 3 साल बिना एक शब्द के। उम्मीद है जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया होगा। उसकी आवाज बेहद नरम थी, फिर भी उसकी हर एक ध्वनि मेरे कानों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो 7 लाख जो तुमने सालों पहले स्किन्स के लिए ठग लिए थे, क्या मेरा पैसा उड़ाने में तुम्हें बहुत मजा आया? ऑफिस में ऐसी कब्र जैसी खामोशी छा गई जिसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। मेरे दिल की बेतहाशा लयबद्ध धड़कनें मेरी पसलियों से टकरा रही थीं। तो अब प्रमोशन और वेतन वृद्धि को अलविदा कह दो। मेरे चमकदार करियर का सब कुछ एक झटके में धुएं में उड़ गया। फिर भी मैंने एक आखिरी बेकार सी कोशिश की। शेन, बॉस शेन, यहां जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये खाता यही खास खाता। सच तो यह है कि मैंने इसे बस एक ऑनलाइन दुकान से सेकंड हैंड खरीदा था। शेन शुआंग ने एक सूखी सी हंसी हंसी, एक नरम मधुर सी हंसी जो इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ तक सिहर उठी। उसने अपना निजी फोन उठाया और एक कॉन्टैक्ट को डायल किया। अगले ही पल मेरी जेब में रखा डिवाइस जोर जोर से कंपन करने लगा। वह पहचानने लायक रिंगटोन कमरे में गूंज उठी और उस घातक माहौल को चकनाचूर कर दिया। ऑफिस के अंदर हर घंटी की आवाज मौत की घंटी जैसी लग रही थी। हर घंटी मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह गूंज रही थी। मेरे पैर तुरंत ही कांपने लगे। धड़ाम मैं पूरी तरह हार मानकर एक घुटने पर गिर पड़ा। अमीर मम्मी, कृपया मेरी आत्मा पर दया करो। मेरा मतलब है बॉस। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं बुरी तरह चाहता था कि अपनी ही जीभ काट लूं। शेन शुआंग की शिकारी मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी थीं जब वह खड़ी हुई। जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उसने मुझे उसी वक्त नौकरी से नहीं निकाला। इसके बजाय उसने शांत भाव से अपना फोन उठाया और फिर से लॉबी में चली गई। अब जब इस खाते के असली मालिक मौजूद हैं, हमें पिछले 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अत्यंत सटीकता से गणना करना होगा। यह रैंक्ड मैच मेरे लिए सार्वजनिक फांसी का मैदान बन गया। उसने दुश्मन टीम को पूरी तरह छोड़ दिया था सिर्फ मुझे पीछा करने के लिए। पूरे मैप पर वह ऑल चैट में हुनशिन की पोजीशन लीक कर रही थी। वह ब्लू बफ की झाड़ी में छिपा हुआ है। ड्रैगन पिट के पीछे जल्दी जाओ, उसे फिसलकर भागने मत दो। मैच के अंत तक मेरा केडीए एक दयनीय दुखद 0 था। 0 किल, 10 मौतें और 0 असिस्ट। फिर उसने बेरहमी से मुझे रिपोर्ट कॉम्बो से मार डाला और मेरी विश्वसनीयता स्कोर एक पल में ही दुश्मन की जीत के साथ गायब हो गई। वह घातक शालीनता के साथ खड़ी हुई, भारी ऑफिस के दरवाजे खोले और पूरे विभाग की भयभीत निगाहों के सामने उसकी आवाज तेज और स्पष्ट गूंजी, जिसमें किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस क्षण से आपको आधिकारिक रूप से सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में पुनः नियुक्त किया जा रहा है। अपना कार्यस्थल मेरे निजी ऑफिस में स्थानांतरित करें। हर दिशा से घूरती हुई निगाहें मुझ पर ऐसे उमड़ पड़ी जैसे वे किसी मौत की सजा पाए कैदी को अपनी आत्मा शैतान को बेचने का अनुबंध करते देख रही हों। मेरी नई डेस्क ठीक उसी जगह पर रखी गई थी जहां से बॉस मुझे एक ही नजर में देख सकता था। जैसे ही उसने मुझे मेरा पहला अजीब काम सौंपा, तुरंत नीचे फूलों की क्यारी में जाओ और ठीक 1000 चींटियां पकड़ो। हर एक चींटी की कमी पर 1 लाख वेतन में कटौती होगी। वे सभी जीवित होनी चाहिए और अलग अलग रखी जानी चाहिए। हर एक मृत चींटी पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा और मुझे एक प्लास्टिक टब और आवर्धक शीशा दिया गया था। मैं झुलसती तपती धूप के नीचे खड़ा था। मेरी नर्क जैसी कॉर्पोरेट जिंदगी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी, जब तक कि मेरे इस दुःस्वप्न का पर्दा पूरी तरह नहीं उठ गया। चमकदार ऑफिस की झिलमिलाती ब्लाइंड्स के पीछे छुपी हुई शेनशुआंग ने अपना कॉफी कप घुमाया। उसकी नजरें नीचे गहराई से देख रही थीं। फूलों की क्यारी के पास झुकी हुई उस दयनीय परछाई पर एक आदमी की छाया जो पूरी लगन से चींटियां ढूंढ रहा था। उसके होंठों के कोने पर एक तिरछी उपहास भरी मुस्कान उभर आई जो शुद्ध द्वेष और घातक ठंडक से भरी थी। ये छोटा सा खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। ये बड़ा भाई पूरे दोपहर निर्दयी धूप में भुनता रहा था। मैंने उन कीड़ों को तब तक गिना जब तक मेरी नजर धुंधली नहीं हो गई और सिर में दर्द नहीं होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी आत्मा पिघलने वाली हो। जब मैं लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में लौटा, तब तक चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। जितना ज्यादा मैंने इस बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा अपमानित महसूस किया। जितना ज्यादा मैंने मन ही मन कोढ़ा, उतना ही ज्यादा गुस्सा आया। जिसे भी यह घटिया नौकरी चाहिए वो ले ले। यह आदमी अब आधिकारिक तौर पर अपना बैज जमा कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मैं तूफान की तरह एचआर विभाग में घुस गया और अपना इस्तीफा गुस्से में डेस्क पर पटक दिया। एचआर मैनेजर ने गहरी दया से भरी नजरों से मुझे देखा, फिर चुपचाप एक मोटी फाइल झांक की ओर सरका दी। आप पहले पूरक अनुच्छेद 18 की समीक्षा करना चाहेंगे। मैंने दस्तावेज की ओर नीचे देखा। सफेद कागज पर काली स्याही ने एक डरावनी सच्चाई उजागर कर दी। अगर बी टियर दस्ते जियांगची इस समझौते को एक तरफा समाप्त करता है, निर्धारित अवधि के भीतर उसे पार्टी ए को 7 अरब का जुर्माना भरना होगा। डोंग 7 अरब की वह रकम सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं लगभग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिर यह लूटने वाला अनुच्छेद कब डाला गया था?
कल देर दोपहर बॉस शेन के सीधे आदेश पर मैं वहीं जड़ हो गया था। यह महिला सिर्फ एक सीईओ नहीं है, ये तो नरक की गहराइयों से आई हुई एक जीवित यमराज है। सिर्फ 3 साल पहले के उस 7 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए वह मेरा पूरा जीवन जंजीरों में बांधकर मुझसे मेरे पापों का प्रायश्चित करवाना चाहती है। कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी जान बचाने के लिए। मुझे अपनी सारी शान और गरिमा निगलनी पड़ी और थका हारा अपना शरीर घसीटते हुए फिर से सीईओ के ऑफिस में जाना पड़ा। जियांग जी, मुझे कॉफी लाकर दो। उसने एक घूंट लिया, फिर सीधे उसे कालीन पर फेंक दिया। बहुत गर्म थी। क्या तुम अपनी सीनियर की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जल्दी से एक और कप कॉफी बनाने भागा। बहुत ठंडी थी, रात भर बाहर रखे बर्तन धोने के पानी से बेहतर नहीं थी। बहुत मीठी थी। क्या तुम सच में मुझे कोई भोली भाली 13 साल की बच्ची समझते हो? बहुत कड़वी थी। क्या तुम सच में मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मौके का फायदा उठाकर मेरी क्रेडिट लिमिट हड़प सको? उस चक्र को मैंने दर्जनों बार दोहराया। लगातार दौड़ते दौड़ते मेरी टांगें टूटने के कगार पर थीं। ऐसा लगने लगा था जैसे ये अंग अब मेरे शरीर का हिस्सा ही नहीं रहे। लेकिन यह तो मेरी यातना की सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे दिन के उजाले के साथ ही उसने एक नई क्रूरता की प्रेरणा पाई। कंपनी को एक मजबूत रोल प्लेइंग संस्कृति विकसित करनी चाहिए। मेरे विशेष सहायक के रूप में तुम्हें इसकी अगुवाई करनी होगी। कल सुबह से शुरू करते हैं। हर दिन तुम्हें ऑफिस आने के लिए किसी गेम कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना होगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने कुछ गलत सुना है। कॉस्प्ले। जहां तक आज की बात है, तुरंत लुभान नंबर 7 का रूप धारण करो ताकि मैं नतीजे देख सकूं। बॉस के चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी नजरें वैसी थीं जैसे कोई कसाई खाने ले जाए जा रहे मेमने को देख रहा हो। और इस तरह पूरी कंपनी के स्टाफ ने अपने करियर का सबसे डरावना और कभी न भूलने वाला नजारा देखा। मेरे जैसे 6 फुट लंबे आदमी को मजबूरन एक दम घोंटू लुभान मैस्कॉट सूट में घुसना पड़ा, जिसमें मेरी पीठ पर एक छोटी पीली बैकपैक बंधी थी। मैं एक विशाल मूर्ख की तरह लग रहा था, बिना किसी मकसद के इधर उधर भटक रहा था। ऑफिस में जहां भी मैं जाता वहां हंसी के धमाके गूंज उठते। मेरी जिंदगी में बची हुई हर एक गरिमा बेरहमी से नष्ट कर दी गई। आज जब सूरज डूब गया तब भी उच्च स्तरीय विभागीय बैठक में शेन शोंग ने मुझे हुक्स देने की इजाजत नहीं दी। सहायक जियांग ने दयालुता दिखाते हुए लुभा नंबर 7 की खास आवाज का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए मैंने बमुश्किल अपनी आदिम इच्छा को दबाया कि कागजात उसके चेहरे पर दे मारूं और अपनी आवाज की डोरियों को खींचकर उस कर्कश तीखी आवाज की नकल की। यह तमाशा देखकर मुझे अचानक किसी की याद आ गई। एक चोर जिसने कभी बोर्डरूम में मुझसे 7 लाख की ठगी की थी। वरिष्ठ अधिकारी हंसी रोकते रोकते इतने हिल गए कि उनके कंधे तक कांपने लगे। सभी के चेहरे तनाव के कारण नीले काले पड़ते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक दयनीय जोकर हूं जिसे पूरी दुनिया मजाक उड़ाने के लिए देख रही है। आखिरकार मैंने चुपके से एक सहकर्मी से अपनी भड़ास निकाली। फुसफुसाते हुए कहा कि शेन शुआंग एक दुखी डायन है जिसे जल्दी मेनोपॉज हो रहा है। जैसे ही मैं मुड़ी, बर्फ की रानी खुद हवा में से प्रकट हो गई। बॉस ने लापरवाही से दरवाजे की चौखट पर टिककर मुझे एक दुष्ट चुड़ैल का तमगा दे दिया। दिलचस्प। तो फिर मेरी उड़ने वाली झाड़ू आखिर है कहां? मैं तुम्हें ठीक 30 मिनट देती हूं इसे ढूंढने के लिए। जाओ और मेरी प्रतिष्ठित हैसियत के लायक एक झाड़ू लेकर आओ और तुरंत लौटो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा, और याद रखना, चूंकि यह एक सवारी है, तुम्हें इसे चलाकर ही ऑफिस वापस आना होगा। टैक्सी का किराया बचाने की बेताब कोशिश में मुझे दांत पीसकर एक सार्वजनिक किराए की साइकिल खोलनी पड़ी। शेन शुआंग फर्श से छत तक की कांच की दीवार के सामने खड़ी थी, निगरानी फीड के जरिए मेरी अपमानजनक यात्रा को देख रही थी। उसके होंठों के किनारे जो ठंड से जमे हुए थे आखिरकार ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची विजयी मुस्कान। शाम होते होते थकाऊ ओवरटाइम निश्चित था। उसने शानदार मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों की दावत मंगवाई, फिर मेरे भूखे आंखों के सामने ही आराम से उसका आनंद लिया। मुझे एक भी झूठा झींगे का छिलका तक नहीं फेंका। क्या अब आखिरकार तुम उस कड़वे एहसास का स्वाद चख रही हो? यही वही पीड़ा थी जो मैंने 3 साल पहले सही थी, जब मैंने मूर्खता में अपने खाने छोड़ दिए थे और दुखी होकर तुम्हारे लॉग इन होने और टीम को संभालने का इंतजार करता था। इस कमजोर हालत में उसे घूरते हुए मेरा सीना सैकड़ों टकराते जज्बातों से भर गया था। यह औरत समझ से परे हद तक प्रतिशोधी है, लेकिन उसकी ये छोटी छोटी बदले की तरकीबें इतनी बचकानी क्यों हैं? और भी डरावना एहसास ये था कि उसकी एक सफल शरारत के बाद जब मैंने उसका चमकदार सच्चा मुस्कान देखा तो मेरे दिल में अचानक एक अजीब गद्दार सी हलचल हुई। कमबख्त, मैंने जल्दी से खुद को थप्पड़ मारा ताकि हकीकत में लौट आऊं। होश में आओ, वह सचमुच एक सुक्कुबस है, एक कर्ज वसूलने वाली और आत्मा चूसने वाली पूंजीवादी। लेकिन मेरी नजर के कोने से वह अपनी ठुड्डी को बड़ी शालीनता से अपनी हथेली पर टिकाए बैठी थी। उसकी उंगलियों की पोरें महोगनी की मेज पर लयबद्ध तरीके से ताल दे रही थीं। उसकी नजरें मुझ पर गहराई से टिकी थीं और वह एक रहस्यमय अर्थपूर्ण आधी मुस्कान बिखेर रही थी। कांच के बाहर शहर की नियन रोशनी गहनों की तरह चमक रही थी। ऑफिस में अब सिर्फ मेरे कीबोर्ड की बेतहाशा क्लिकिंग की आवाज रह गई थी। बीच बीच में बॉस के नाजुक गले साफ करने की आवाज से यह माहौल टूटता था और तभी मुझे भारी मन से एहसास हुआ कि यह कर्ज चुकाने में तो एक उम्र लग जाएगी। उस पल से मैंने मान लिया था कि ये दुख भरे दिन अनंत तक खींचते चले जाएंगे। तभी एक अनचाहा और घमंडी मेहमान कार्यकारी कार्यालय में घुस आया और उस दोपहर की अजीब नाजुक खामोशी को चकनाचूर कर दिया।
एक आदमी आया जो चटकदार डिजाइनर कपड़ों में लिपटा था, सिर से पांव तक नए पैसे की गंध से महकता हुआ और हाथ में 999 गहरे लाल गुलाबों का विशाल गुलदस्ता पकड़े हुए था। उसने घमंड से दरवाजा लात मारकर खोला और अकड़ते हुए बोला, शांग शांग डार्लिंग, तुम्हारा राजा लौट आया है तुम्हें ले जाने के लिए। उसकी चिकनी घिनौनी मीठी आवाज ने मुझे तुरंत ही पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही शेन शुआंग की नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा घोर, बिना मिलावट वाली नफरत से भर गया। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे ऐसा मत करो जानू, तुम्हारा ये नखरे दिखाने वाला खेल अगर ज्यादा लंबा चले तो इसकी सारी कशिश खत्म हो जाती है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम आग से खेल रही हो? मुझे तो लगभग उल्टी आ गई और मेरा सारा खाना बाहर निकलने वाला था। ये सचमुच 2026 है और फिर भी लोग बिना किसी शर्म के ऐसी क्रिंज दिला देने वाली वॉटपैड स्तर की ओवरबियरिंग सीईओ वाली लाइनें बोल रहे हैं। शेन शुआंग साफ तौर पर अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और मुझे, जो मासूम दर्शक बनकर ड्रामा का मजा ले रहा था, आगे खींच लिया। आइए मैं आपको ठीक से मिलवाती हूँ, ये है मेरे बॉयफ्रेंड। भले ही इसकी टांगें थोड़ी छोटी हैं, लेकिन ये अपनी बेहद प्यारी और पूरी तरह आज्ञाकारी अदाओं से उसकी भरपाई कर देता है। मैं तो बस गपशप के लिए वहां था और पूरी तरह से चौंक गया। झाओ तियान की नजरें तुरंत दो घातक तलवारों में बदल गईं, जो बिना एक शब्द कहे सीधे मेरी आत्मा में चुभ गईं। उसने झट से एक चेकबुक निकाली और गुस्से में कुछ नंबर लिख डाले। उसने चेक फाड़ा और सीधा मेरे चेहरे पर दे मारा। मैं तुम्हें 15 अरब दूंगा, अभी के अभी दफा हो जाओ। 15 अरब। मेरी पुतलियां जबरदस्त तीव्रता से कांप उठीं। इतने सारे शून्य। मैंने इतने अंक तो बस मृतकों के लिए जलाए जाने वाले कागजी पैसों पर ही देखे हैं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। स्वाभाविक रूप से मैंने झपट्टा मारने के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो कागज का टुकड़ा, जो वजन में हल्का था लेकिन सचमुच 1 टन भारी लग रहा था, अचानक मेरे पैर के ऊपर भयंकर दर्द की लहर दौड़ गई। शेन शुआंग की जानलेवा ऊंची हील्स बेरहमी से मेरी उंगलियों को फर्श में दबा रही थी। अगर तुमने उस पैसे को छूने के बारे में भी सोचा तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। कभी भी शुआंग शुआंग और मेरे बीच सच्चे प्यार का बंधन किसी भी कीमत से परे है। दर्द से मेरा चेहरा बिगड़ने लगा। जीने की चाह मुझे आंसू पोंछने और चेक हटाने पर मजबूर कर रही थी, जबकि मेरा दिल रो रहा था। वो 7 अरब की अनुबंध उल्लंघन की पेनल्टी अब भी मेरी जिंदगी पर मंडरा रही थी। ये तुच्छ सा पैसा। मुझे शक है कि मुझे इसे पाने की किस्मत तो है, लेकिन इसे खर्च करने की उम्र नहीं। चाओ त्यान मेरे अचानक दिखाए गए प्रेम से साफ तौर पर हैरान रह गया। उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। उसका पूरा शरीर गुस्से से थरथरा रहा था। तू बदतमीज बच्चा, मेरी बात गांठ बांध ले। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस पूरे शहर में तेरे लिए छुपने की एक भी जगह नहीं बचेगी। सिर्फ मुझे ही अपने लोगों को सताने की इजाजत है। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें जबरदस्त मालिकाना हक झलक रहा था। उसमें किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं 5 लंबे सेकंड तक जड़ हो गया खड़ा रहा। भले ही उसकी तुलना थोड़ी बेरहम थी, लेकिन वह निस्संदेह मुझे उस घटिया इंसान से बचा रही थी। इन 2 उच्च स्तरीय पागलों के बीच फंसा हुआ मुझे लगा जैसे मैं कभी भी दम घुटने से मर जाऊंगा। ये घटिया दर्जे की नौकरी, मैंने तय कर लिया कि अब एक दिन भी इसे और नहीं झेलूंगा। उस रात फीकी चांदनी और तेज हवाओं के बीच मैंने चुपचाप अपना सामान पैक किया। मैंने भागने के लिए आखिरी वक्त में एक खड़े होने वाली टिकट ले ली ताकि अपनी जड़ों की ओर लौट सकूं। तो क्या हुआ अगर अनुबंध तोड़ने का जुर्माना 7 अरब डॉलर है? सबसे बुरा यही होगा कि मैं गायब हो जाऊंगा और गांव लौटकर कुछ एकड़ जमीन जोतूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि शेन शुआंग जैसी उच्च समाज की हस्ती मुझे पूरे देश में ढूंढेगी। किसी दूरदराज बेहद गरीब गांव की ओर जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, शहरी जंगल की चमचमाती नियन लाइटें पीछे छूटने लगीं और धुंधली टिमटिमाती रोशनी में बदल गईं। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अलविदा तुम शैतान औरत। अब से आसमान ही मेरी सीमा है। मैं आखिरकार आजाद हूं। मेरा पैतृक गांव एक घाटी में बसा है जिसका नाम है पीच ब्लॉसम विलेज। यहाँ का नजारा किसी कविता जैसा है। यहाँ के लोग बेहद सरल हैं और यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी शहर के लोगों से ज्यादा गरिमा के साथ रहते हैं। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मेरी पूरी आत्मा जैसे फिर से जीवंत हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने फिर से अपने गांव के सरगना का ताज हासिल कर लिया हो, जैसा कि मैं सालों पहले हुआ करता था। मेरी दादी मुझे देखकर बेहद खुश थीं, कान से कान तक मुस्कुरा रही थीं। मेरा प्यारा पोता, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम बड़े शहर से ऊब गए थे? मैं आंगन में एक चरमराती झूला कुर्सी पर लेटा सुस्ताते हुए घास की एक पत्ती चबा रहा था। दादी, शहर तो सचमुच एक बारूदी सुरंग है। मुझे गांव में शरण लेनी पड़ी। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए माहौल कहीं बेहतर है। अगले 48 घंटों तक मैं पूरी तरह बेफिक्र था। हर सुबह मैं एक पुरानी इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी स्टार्ट करता, गांव के हर कोने में घूमता, 7-8 नाक बहाते बच्चों की टोली का नेतृत्व करता और जनरल स्टोर के सामने बैठकर ऑनर ऑफ किंग्स का मैराथन खेलता। मैं अपने उच्च स्तर के गेमिंग कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, साथ ही अपने शानदार अतीत की जंगली कहानियां भी सुना रहा था। जरा सोचो, मेरे सुनहरे दिनों में मैं अजेय युद्ध का देवता था। हनशिण अपने भाले के एक ही वार से 3 लेन तबाह कर सकता था। वो बच्चा मुझे शुद्ध बेपरवाह श्रद्धा से देख रहा था, जिससे मेरी सस्ती क्षु संतुष्टि हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उस दोपहर मैंने अभी अभी शानदार पेंटाकिल हासिल किया था और अपने छोटे फैन बेस के जोश में डूबा हुआ था।
तभी गांव में आने वाली सुनसान कच्ची सड़क पर अचानक धूल के बादल उठने लगे और हवा में घुटन सी छा गई। दूर से एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। एक चमकदार काले रंग की मेबैक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बुरी तरह उछलती कूदती गड्ढों से जूझती हुई आ रही थी। इस ग्रामीण वीराने में उसकी लग्जरी रिम्स बिल्कुल बेमेल लग रही थीं। हर सोता हुआ आवारा कुत्ता अचानक एक साथ भौंकने लगा, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। धान के खेतों में काम करते मजदूर, छांव में ताश खेलते बूढ़े लोग और गांव की सारी चुगलखोर औरतें तमाशा देखने के लिए बाहर उमड़ पड़ी। हे भगवान, ये कैसी लग्जरी चैरिटी है। गांव के मुखिया का ट्रैक्टर तो इसके सामने जंग लगे खिलौने जैसा लगता है। पूरे गांव की हैरान निगाहों के बीच वह मेबैक सीधे मेरे सामने आकर जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक पैर जो घातक 10 सेंटीमीटर की स्टिलेटो हील में था बाहर निकला। वो भी शाही अंदाज के साथ जमीन पर उतरा, लेकिन सीधा ताजा गोबर के ढेर में धंस गया जो सड़क के किनारे पड़ा था। ड्राइवर लग्जरी कार के अंदर से बाहर आई, नाटकीय अंदाज में अपने डिजाइनर सनग्लासेस उतारे और उसका चेहरा देखकर मैं तुरंत पहचान गई, चाहे वो राख भी हो गया होता। शेन शुआंग, ये शैतान सच में मुझे धरती के आखिरी छोर तक ढूंढते हुए आ गई। उसके पहले से ही आकर्षक चेहरे पर अब गुस्से की धार और भी तेज हो गई थी। इस वक्त वह घृणा और जानलेवा इरादे से चमक रही थी, अपने महंगे जूतों पर लगी गंदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। वह सीधे मेरी निजी जगह में घुस आई, अपनी उंगली मेरी नाक पर तान दी और हर शब्द को थूकते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगा कि इस पिछड़े गांव में छुपकर तुम अपना 7 लाख का कर्ज टाल सकती हो? सियत्सो। एक घातक सन्नाटा भीड़ पर छा गया। हर ग्रामीण की हैरान नजरें जम गईं। वे दोनों के बीच अविश्वास में इधर उधर घूमती रहीं। पड़ोस वाली आंटी वोंग फुसफुसाने लगी, क्या? हमारे गांव की स्टार कॉलेज छात्रा वास्तव में एक लड़की से 7 लाख की ठगी कर ली। ये लड़की तो कमाल की है, ऐसी लग्जरी गाड़ी में घूमती है, फिर भी कर्ज के मामले में इतनी बेरहम और छोटी सोच वाली है। शेन शुआंग का चेहरा शर्म से गहरे लाल रंग में बदल गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बेतहाशा सफाई देना चाहती हो, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसने अपनी सारी दबी हुई नाराजगी सीधे मुझ पर निकाल दी। उसने बिल्कुल किया। उसने अपने डिजाइनर हाई हील की ओर इशारा किया, जो अब ताजे गोबर से सना हुआ था। फिर मुझे घूरते हुए घातक नजर डाली और पीच ब्लॉसम विलेज में प्रवेश करते ही अपना पहला आदेश दिया, इसे साफ करो अभी। एक पल रुककर उसने एक आखिरी सिहरन भरी शर्त जोड़ दी। उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी, लेकिन उसने मेरी रगों में बर्फ दौड़ा दी और कहा, अपने नंगे हाथों से करो। उस महंगे स्टिलेटो को गंदगी में सना हुआ और उसके चेहरे को, जो मानो अभी आग उगल देगा, देखते हुए मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि गांव वालों की बातें अब शिखर पर पहुंच रही थीं, उनकी कल्पनाएं हकीकत से बहुत दूर जा रही थीं। भीड़ अपनी लगातार फुसफुसाहट जारी रखे हुए थी। क्या इस लड़के ने वाकई में धोखा दिया है? उस बेचारी लड़की का दिल या कुछ और? वो तो बेहद खूबसूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इतनी दूर इस सुनसान जगह तक चली आई है? मुझे यह सोचकर सिर में झुरझुरी सी होने लगी कि वह गैर जिम्मेदार बाप को ढूंढने आई है। अगर मैंने उसे यह तमाशा जारी रखने दिया तो गांव के मुखिया के रूप में मेरी दंतकथा जैसी छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मुझे दांत पीसने पड़े, एक मुट्ठी जंगली घास तोड़नी पड़ी, घुटनों के बल बैठना पड़ा और उसकी जूती से गोबर साफ करते हुए उल्टी आने की इच्छा को रोकना पड़ा। शेन शुआंग ने मेरी पूरी बेइज्जती देखी। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए। बस थोड़ा सा बाकी है, जब तक पूरा पैसा नहीं चुक जाता मैं टस से मस नहीं होऊंगा। अब मैं तुम्हारे घर चल रही हूं। मेरी दादी तो ये खबर सुनकर खुशी से खिल उठी। उन्हें तो कर्ज के बारे में कुछ भी समझ नहीं था। उन्हें तो बस यही दिखा कि उनका पोता एक असली देवी को घर ले आया है। फूल की तरह दमकती ये युवती कितनी अनमोल है। क्या यह हमारे बेटे की होने वाली दुल्हन है? एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने शेन शुआंग को घर के अंदर खींच लिया, यहां तक कि हमारी इकलौती मुर्गी को काटने की जिद भी कर डाली। दावत के लिए अंडा देने वाली मुर्गी, असल दुःस्वप्न इस नखरीली शेन शुआंग के लिए आधिकारिक रूप से उसी पल शुरू हो गया। जैसे ही उसने मेरे साधारण आंगन में कदम रखा, सबसे पहले उसकी नजर उस अस्थायी शौचालय पर पड़ी जो कच्ची ईंटों और पुराने सीमेंट की चादरों से बना था। आंगन के कोने में उसका चेहरा वहीं पर सफेद पड़ गया। स्वागत है बाहर के शौचालय में। दादी ने दोपहर भर उसकी कमरे की तैयारी की, जो मेरी छोटी बहन के कमरे से था। शादी से पहले एक पत्थर जैसी सख्त लकड़ी का पलंग, जिस पर एक फीकी पुरानी फूलों वाली चादर डली थी। कोई मेमोरी फोम गद्दा नहीं था, तो मैंने आंखें घुमा ली। यहाँ या तो बांस की चटाई है या कुछ भी नहीं। चाहो तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। गांव की तपती गर्मी में मच्छर झुंड बनाकर मंडराते हैं, जैसे तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। आधी रात के समय बगल के कमरे से आई एक तेज रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मच्छर, ये खून चूसने वाले राक्षस, झांगशी, अपनी दयनीय हालत लेकर यहाँ आओ। मैंने बॉस की ओर देखा, एक घमंडी मुस्कान के साथ। बॉस शेन, गांव में हो तो गांव वालों जैसा ही करो। ये देखकर सीईओ लोग, उनके डिजाइनर कपड़े पूरी तरह बर्बाद हो गए। मैंने दादी के पुराने फूलों वाले कपड़े के जूते निकाले, साथ में मां के जवानी के दिनों के चमकीले लाल हरे रंग के जोरदार रेट्रो फूलों वाले शर्ट्स भी। कब शेन शुआंग ने यह असली गांव की लड़की वाला पहनावा पहना और बाहर निकली, मैं तो हंसी से फटी पड़ी। मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन भगवान जैसी खूबसूरती जब इस देहाती अंदाज के साथ मिली तो वाकई में एक चौंका देने वाला दृश्य प्रभाव बना।
गांव का हर कुंवारा जो मेरे दरवाजे के पास से गुजरा वह ऐसे घूरता रहा जैसे सम्मोहित हो गया हो। जंगची, मुझे भूख लगी है, बॉस ने हुक्म दिया, जैसे मैं उसकी निजी नौकर हूं। मुझे एक प्रीमियम स्टेक चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट मीडियम रेयर। मैंने नाक से हंसी निकाली। इन्हें पहनकर देखो, तुम्हारे लिए सही है या नहीं। ये यहाँ की लोकल 5 स्टार डेलिकेसीज हैं। मैंने देहाती खासियतों की एक थाली परोस दी। तेज गंध वाली फिश मिंट सलाद, ऊपर से ढेर सारा धनिया, हल्का भुना हुआ बीफ और यहाँ तक कि बदबूदार ब्रेस्ट पोर्क की आंतें भी। शेन शुआंग ने खाने की मेज को घूरा जहां स्वाद की सीमाओं को लांघती हुई चीजें सजी थीं। उसका चेहरा डर के इंद्रधनुषी रंगों में बदलता रहा, लेकिन वह अपनी सीईओ वाली गरिमा बनाए रखने के लिए दृढ़ थी। उसने खुद को मजबूत किया और फिश मिंट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल वह आंगन की ओर भागी और उल्टी कर दी, अपनी मौत जैसी पीली शक्ल को देखती रही। मेरे सीने में उठी वह छोटी सी बदले की संतुष्टि की लहर एकदम गायब हो गई। आखिरकार मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका और रसोई में जाकर उसके लिए सादा नूडल्स की एक कटोरी बना दी। उसने कटोरी को कसकर पकड़ा और छोटे छोटे हिचकिचाते कौर लेने लगी। जैसे ही वह खाने लगी, उसकी आंखों में अचानक गहरा लाल रंग भर आया। शायद यह भूख थी या फिर 3 साल पहले की यादें। उस वक्त जब मैं उसके साथ रात भर गेम खेलता रहता था, उसकी परेशानियों को सुनता जिनको कोई और कभी समझ नहीं सकता था। रात को जब वह अंधेरे से डरकर जड़ हो जाती थी तो अकेले सोने से इनकार कर देती थी। एक छोटी सी स्टूल घसीटकर मेरे दरवाजे के ठीक सामने बैठ जाती थी। मेरी टांग को इस तरह पकड़ लेती थी कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं बॉस शेन को छेड़ने की इच्छा रोक नहीं पाया। तुम्हें पता है, तकनीकी रूप से यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है ना? उसने तुरंत एक जोरदार लात मारी। चुप रहो। मेरे जैसी जवान लड़की के छूने को तो दैवीय आशीर्वाद समझो। उसे डर के मारे विजिबली कांपते हुए देखना, जबकि वह अपनी बातों से अब भी बहादुरी दिखा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह शैतान लड़की शायद इतनी भी सुधारने लायक नहीं है। आखिरकार चांदनी फटी पुरानी पर्दों से छनकर उसके सिलहूट को एक नरम अलौकिक चमक में नहला रही थी। आखिरकार उसने अपना वजन मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसें अब स्थिर हो गई थीं, लेकिन उसका हाथ अब भी ढीला नहीं पड़ा था। उसके आमतौर पर तेज नुकीले चेहरे अब शांत और कोमल हो गए थे। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पास की घास में कीड़े गुनगुना रहे थे और रात की हवा पकते हुए धान की खुशबू कमरे में बिखेर रही थी। हालांकि जब अगली सुबह सूरज निकला तो एक कान फाड़ू यांत्रिक गर्जना गूंज उठी, जिसने पीच ब्लॉसम गांव की शांति को बुरी तरह चकनाचूर कर दिया। मैं झटके से जागा और आंगन के फाटक की ओर दौड़ा और देखा कि एक 4 सीटर एकदम सफेद हेलीकॉप्टर गांव के आसमान में मंडरा रहा है और उतरने की कोशिश कर रहा है। उपलब्ध एकमात्र खाली जगह अनाज सुखाने का आंगन। अनाज सुखाने का आंगन। रोटर से उठती तेज हवा चीख रही थी। हेलीकॉप्टर की तेज हवा ने बूढ़े डाई की विग को पूरी तरह उड़ा दिया, जिसे वह सुबह की कसरत के दौरान पहनते थे और किसी पवित्र खजाने की तरह संभाल कर रखते थे। तुरंत ही मुर्गियां उड़ गईं और कुत्ते डर के मारे भाग खड़े हुए। पूरा दृश्य पूरी तरह से बिना किसी कमी के अराजकता में बदल गया था। हेलीकॉप्टर ने अभ्यास की हुई स्थिरता के साथ जमीन छुई और केबिन का दरवाजा धीरे धीरे फुसफुसाहट के साथ खुला। वह बाहर निकला, सिर से पांव तक चमचमाते सफेद सूट में सजा हुआ, हाथ में नीले गुलाबों का गुलदस्ता लिए हुए, जो उसके कपड़ों से भी ज्यादा भड़कीला था। केबिन से ऐसे बाहर निकला जैसे खुद को कोई भगवान समझता हो। केबिन से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई गिरा हुआ फरिश्ता। लेकिन तभी तीखी आंखों में पानी ला देने वाली बदबू ने उसे चौंका दिया। यह बदबू सुअर के बाड़े से आ रही थी, जिससे वह लड़खड़ाने और डगमगाने लगा। पिछली रात का शानदार खाना लगभग उल्टी कर ही देता। उसने अपनी नाक दबा ली। उसकी नजरें इलाके को किसी तेज सर्चलाइट की तरह टटोलने लगीं और उसी में एक धड़कन में ही उसने अपने लक्ष्य को पहचान लिया। शेन शुआंग ने एक तेज भड़कीली लाल और हरी फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी। उसकी शक्ल उस पल इतनी पीड़ा में विकृत थी जैसे उसने किसी पवित्र संत का अपमान होते देख लिया हो। शुआंग शुआंग, मैं तुम्हें इस गंदगी से आजाद कराने आ गया हूं। वह आक्रामक गलत जगह की बहादुरी के साथ आगे बढ़ा, मेरी नाक की ओर उंगली करते हुए पूरी तरह से घृणा से भरा हुआ। इस गंवार की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इसमें फंसाए रखने की? ये भगवान से छोड़ा हुआ वीरान इलाका, ये गंदा गरीब, सबसे निचले दर्जे का हारने वाला तुम्हारे एक बाल के भी लायक नहीं है। ये लो 35 अरब, बस तुम ये घटिया पिछड़ा गांव मुझे बेच दो। गांव का मुखिया भागता हुआ आया और वहां स्तब्ध खड़ा रह गया, ठीक उसी वक्त जब झाओ त्यान ने पूरे जमावड़े के सामने जोरदार ऐलान किया, मेरा इरादा यहीं रुककर शुआंग शुआंग के लिए एक 5 सितारा लग्जरी रिसोर्ट बनाने का है, जो पूरी दुनिया में अनोखा और बेजोड़ होगा। ठीक है, लेकिन ऐ छोटे बदमाश, ये कैसी पागलपन की बातें कर रहा है तू? तू हमारे पूर्वजों की पवित्र कब्रों को खोदकर और जोतकर बर्बाद करने की योजना बना रहा है। ये महसूस करते हुए कि कोई जबरदस्त झगड़ा होने वाला है, शेन शुआंग अचानक निर्णायक कदम आगे बढ़ गई। उसकी इस हरकत ने भीड़ की नजरों में हर किसी का जबड़ा जमीन से जा लगा दिया। उसने जुदोंग रूप से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया और एक नाजुक छोटी चिड़िया की तरह मुझसे सट गई। मुझे बहुत खेद है, लेकिन इस महिला को सिर्फ इसी खास जगह से लगाव है। मुझे असली मौलिक अंदाज ही पसंद है और यही असली आदमी है। श्याओ त्यान का चेहरा साफ कह रहा था, मुझे ये मंजूर नहीं, जैसे मोटे अक्षरों में लिखा हो। वह पूरी तरह से मान बैठा था कि शेन शुआंग मेरी चालों के आगे मजबूर हो गई है। तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो, है ना? तो चलो इसे एक छोटे से मुकाबले में निपटा लेते हैं, है ना? उसने कुछ पल के लिए आसपास नजर दौड़ाई, फिर दूर कीचड़ से भरे पानी में डूबे खेतों की ओर इशारा करते हुए जोर से ऐलान किया, चावल की जुताई का मुकाबला होगा।
ये जोकर, जिसने शायद बहुत ज्यादा आइडल ड्रामे देख लिए हैं, शायद सोचता है कि चावल की जुताई कोई बहुत ही सुरुचिपूर्ण कलात्मक ग्रामीण शौक है। मैंने उसकी महंगी खास तौर पर सिलवाई गई सफेद सूट और शीशे की तरह चमकते डिजाइनर चमड़े के जूतों पर नजर डाली। उसकी इस बेहुदा हरकत को देखकर मेरे होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मंजूर है, अगर स्वर्ग का रास्ता खुला है तो तुम उसे अपनाने से इनकार करते हो। अगर नरक का कोई दरवाजा नहीं है तो तुम जबरदस्ती उसमें घुसने की जिद करते हो। आज मैं झाओ परिवार के इस छोटे मालिक को मजबूर कर दूंगा कि वह अपनी आंखें खोले और देखे कि असली शिखर प्रदर्शन आखिर होता क्या है। इस अजीब मुकाबले की खबर पंख लगाकर चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही पूरी पीच ब्लॉसम गांव में यह खबर छा गई और गांव के हर युवक से लेकर बुजुर्ग तक अपनी अपनी कुर्सियां उठा लाए। हाथों में सूरजमुखी के बीज तैयार थे। वे सब एक ज्वार की तरह पूरब छोर के डूबे हुए खेतों की ओर उमड़ पड़े ताकि इस दंतकथाओं जैसे हाई स्टेक्स मुकाबले को देख सकें। अपनी प्रतिस्पर्धी भावना दिखाने के लिए जियाओ तियान ने सैकड़ों मिलियन की कीमत वाला खास सिलवाया हुआ सूट पहना, जिसे चमचमाते डिजाइनर लेदर शूज के साथ जोड़ा और वीरता के साथ कीचड़ में कूदने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसका पैर नीचे पड़ा, छपाक की आवाज आई। उसका पूरा शरीर मानो एक विशाल मूली की तरह कीचड़ में गहराई तक धंस गया और वह खुद को बिल्कुल भी निकाल नहीं सका। भीड़ में जबरदस्त गगनभेदी ठहाकों की गूंज उठी। जहां तक मेरी बात है, मैंने आदतन अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई, नंगे पांव जानी पहचानी गाढ़ी मिट्टी में कदम रखा और उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। प्रेसिडेंट झाओ, अब मंच आपका है। नियम सरल और बेरहम है। 1 घंटे से भी कम समय में जो सबसे तेज और सबसे सीधे पौधे लगाएगा वही विजेता बनेगा। मैं झुककर कुशलता से पौधों को अलग करने और लगाने लगा। मेरी हरकतें बहते झरने की तरह सहज थीं। हर कतार एकदम सीधी थी, जैसे किसी उस्ताद के पैमाने से नापी गई हो। उधर झाओ तियान पूरी तरह घबरा गया था। उसने जो पौधे कीचड़ में ठूंसे वे टेढ़े मेढ़े और दयनीय थे, बेहद दयनीय। उसकी महंगी सूट की पैंट अब पूरी तरह गंदगी से सनी हुई थी। शेन छुआंग किनारे पर बैठी थी और सैडिस्टिक खुशी के साथ देख रही थी। कभी कभी वह दयालुता से याद दिला देती, प्रेसिडेंट झाओ, आपकी बाईं कतार इतनी टेढ़ी है कि जैसे दादी के घर तक पहुंच गई हो। अरे थोड़ा धीरे चलो। प्रेसिडेंट झाओ के लिए थोड़ी इज्जत तो छोड़ दो, क्या तुम नहीं करोगे? झाओ तियान का चेहरा गाजर जैसा लाल हो गया। जितना वह जल्दी करता उतना ही ज्यादा असफल होता जाता। आखिरकार वह पूरी हताशा में कीचड़ में ही बैठ गया। देख रहे गांव वाले फिर से हंसी के ठाकों में फूट पड़े। यह शहर वाला लड़का तो बिल्कुल बेकार है। यहां टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए होती है। आखिरकार 1 घंटा पूरा हो गया। मेरे सामने एक हरी भरी बेदाग गुलाबी कतार खड़ी थी, जबकि उसके सामने कीचड़ में डूबी तबाही जैसी गंदगी थी जो किसी भी तरह खेत जैसी नहीं लग रही थी। जीत और हार बिल्कुल साफ थी। इन मामूली किसान तरकीबों में ऐसा क्या खास है? शेन शुआंग, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। इस साल तुम्हारी कंपनी के लिए सबसे अहम साझेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा झाओ परिवार है। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आई तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कल तक तुम अपने ही निदेशक मंडल का सामना भी नहीं कर पाओगी। शेन शुआंग के चेहरे की चमकदार मुस्कान पल भर में गायब हो गई। बॉस धीरे धीरे खड़ी हो गई। उन्होंने अपने कपड़ों से न दिखाई देने वाली धूल को नजाकत से झाड़ा। झाओ तियान, क्या तुम वाकई मुझे धमका रहे हो? वातावरण अचानक बर्फीले शून्य से भी नीचे चला गया। मैं शेन शुआंग के पास आकर बॉस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और धीरे से उनके हल्के ठंडे उंगलियों को थाम लिया। मेरी आवाज शांत बनी रही। प्रेसिडेंट झाओ, व्यापार व्यापार होता है और इंसान इंसान। चाहे आप पीच ब्लॉसम विलेज का हर इंच खरीद लें, फिर भी आप किसी इंसान की आत्मा नहीं खरीद सकते। हवा ने खेत में बहकर बॉस के माथे की डीली लटों को उड़ाया। अचानक उन्होंने अपना हाथ हिला दिया। उन्होंने मेरी उंगलियों को हैरान कर देने वाली ताकत से पकड़ लिया। हमारी 10 उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। कीचड़ अभी भी गीला था, लेकिन वह गर्माहट बेहद निर्विवाद रूप से असली महसूस हो रही थी। शाओतान का चेहरा भूतिया सफेदी में बदल गया। उसने हमें जलती हुई आक्रोश भरी नजरों से घूरा। उसने दांत भींचते हुए दूसरी बार मुकाबले की मांग की। हंस पकड़ने की भिड़ंत उसने कांपती उंगली से इशारा किया। गांव के प्रवेश द्वार पर सफेद हंसों का झुंड घमंड से इठलाता हुआ चल रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं हंसी से फट पड़ने ही वाला था। इस पूरे इलाके की हर आत्मा जानती है, ओल्डमैन दाई के कुख्यात सफेद हंस, क्या वे इस गांव के निर्विवाद शीर्ष बॉस नहीं हैं? यहां तक कि आवारा कुत्ते भी उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही चाओतियान पास पहुंचा, मुख्य हंस ने अपना गला हथियार की तरह आगे बढ़ाया, रणनीतिक युद्ध का आदेश देते हुए जोर से बांग दी और अपने पंखदार अनुयायियों के साथ बेरहमी से पूरी ताकत से हमला बोल दिया। इसके बाद जो तबाही मची, उसे देखना भी लगभग असहनीय था। चाओतियान को पूरे गांव में हंसों ने दौड़ा दौड़ा कर शिकार बनाया। उसकी दर्द भरी तीखी चीखें गूंज उठीं। आसमान में गूंजती उसकी चीखों के बीच मुख्य हंस और भी ज्यादा उग्र हो गया। उसकी पीठ को निशाना बनाकर बिना किसी दया के चोंच मारने लगा। मरने मारने की लड़ाई में उसने उन महंगे पैंट को कई जगह से फाड़कर टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े छेद कर दिए। शेन शुआंग इतनी जोर से हंसी कि वह दोहरी हो गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिरकार जब मैं और अधिक शर्मिंदगी सहन नहीं कर सका तो मैंने आगे बढ़कर मुख्य हंस को गर्दन से पकड़ लिया और विजयी भाव से उसे हवा में ऊंचा उठा लिया। मैंने आखिरकार झाओ तियान को बचा लिया, जिसकी पीठ को हंस लगातार चोंच मारकर खून से लथपथ कर चुका था।
वह वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था और उसकी फटी हुई पतलून ने उसकी सबसे छुपी हुई बात सबके सामने उजागर कर दी थी। एक जोड़ी नियन पीले स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स बॉक्सर। शेन चुआंग ने अपनी हंसी के आंसू पोंछते हुए पूरे गांव को सुनाते हुए जोर से घोषणा की। यह महिला आधिकारिक रूप से घोषणा करती है कि इस ग्रामीण चैंपियनशिप में जियांगची निर्विवाद विजेता है। इसके तुरंत बाद उसने मेरी ओर सिर घुमाया और एक कोमल चमकदार मुस्कान बिखेरी जिसमें छुपा हुआ घातक इरादा भी था। आपके वाकई शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मैंने आपको एक विशेष इनाम देने का फैसला किया है। अब जाओ, कल जो मैंने कपड़ों का पहाड़ फेंका था उसे उठाओ और हर एक कपड़े को मेरे लिए हाथ से धो। आखिरकार इसे इनाम कैसे माना जा सकता है? यह तो साफ साफ भलाई का बदला बुराई से चुकाने का मामला है। चाओतियान जंगली हंसों द्वारा नोचे जाने से लेकर गांव भर में आवारा कुत्तों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए भागने तक पहुंच गया। आखिरकार वह कस्बे के क्लिनिक की ओर भागा, करुणा से रोते हुए इमरजेंसी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए। तभी जाकर वह उथल पुथल भरा तूफान आखिरकार शांत हुआ और दुनिया में एक नाजुक सी शांति लौट आई। धूल जमने लगी थी। मैं कुएं के पास बैठा था और खाली नजरों से कपड़ों के पहाड़ को घूर रहा था। 2 हेडबैंड, 3 रेशमी नाइट गाउन, डिजाइनर शर्ट्स और यहां तक कि एक लेस का सेट भी था। लिंजरी जो बेहिसाब महंगी लग रही थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और वॉशबोर्ड मेरे हाथों को बुरी तरह घायल कर रहा था। इसी बीच शेन शुआंग आराम से तरबूज खा रही थी। मेरे काम की निगरानी करते हुए उसने उस कॉलर को 3 बार और रगड़ा। और उस रेशमी सेट को कभी निचोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत सावधानी से दबाकर उसका पानी निकालना होगा। मैंने ऊपर देखा और उसे घूरा। वह बस अपनी भौहें उठा देती है। वो नजर क्यों है तुम्हारी? ठीक है, लिंजरी को छोड़ दो। इन नाजुक कपड़ों को मैं खुद संभाल लूंगी। डूबते सूरज की किरणें उसकी आकृति को सुनहरे रंग में नहला रही थीं। यहां तक कि उसकी शर्ट पर बने भद्दे बड़े बड़े फूलों वाले पैटर्न भी अजीब तरह से सुंदर और आंखों को भले लग रहे थे। कपड़े धोने के बीच में ही जिद्दी झाओ त्यान फिर से आ गया। इस बार वह कोई चमकदार हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली ऑफ रोड गाड़ी लेकर आया था। स्पष्ट था यह आदमी सबक सीखने में सक्षम था, फिर भी हमेशा की तरह एक चमचमाते नए कस्टम सूट में लिपटा हुआ था और अपने हाथ में एक शानदार डिब्बा पकड़े हुए वह झुककर मुस्कुराते हुए शेन शुआंग के पास आया। शुआंग, मुझे पता है कि तुम यह देहाती खाना बिल्कुल नहीं खा सकती, इसलिए मैंने खुद शहर के एक 5 स्टार होटल से प्रीमियम डिलीवरी का इंतजाम किया है। यह अभी भी गर्म है और तुम्हारे लिए तैयार है। शेन शुआंग ने उस पर एक नजर डाली, उंगली तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। वह अचानक उठी और सीधे मेरी ओर बढ़ी। झुककर वह शर्ट उठाई जिसे मैंने अभी अभी धोकर रखा था, फिर गुस्से से भरे झाओ त्यान के ठीक सामने आ गई। उसने वह शर्ट वापस साबुन वाले टब में फेंक दी। पानी हर दिशा में जोर से छिटक गया। यह अभी भी बिल्कुल साफ नहीं है। शुरुआत से फिर से धोना शुरू करो। ठीक है। झाओ त्यान का चेहरा बेहद काला पड़ गया। उसने शेन शुआंग की ओर एक नजर डाली, फिर उसने अपनी नजरें मुझ पर गड़ा दी। उसकी निगाहें झर में डूबी तलवार जैसी जानलेवा थीं। शेन शुआंग ने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह अनदेखा करते हुए टोकरी से एक गर्म शकरकंद आराम से उठा लिया, जो दादी ने अभी अभी तैयार किया था। ओह हाँ, वैसे पहले थोड़ा आराम कर लो। उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, खुद ने नजाकत से एक और लिया और फिर बर्फ जैसी ठंडी तसल्ली के साथ झाओ त्यान को संबोधित किया। अध्यक्ष झाओ, जंगली स्वरों को उम्दा कैवियार में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुझे तो बस इसी खास स्वाद की तलब लगी है। कृपया खुद ही बाहर चले जाएं। जाओ। त्यान का चेहरा नीले पड़े जख्म जैसा से लेकर भूतिया सफेदी तक बदल गया। आखिरकार उसने मुझे एक आखिरी जलती हुई नजर से घूरा, फिर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। इंजन की गड़गड़ाहट रात में धीरे धीरे खो गई। आंगन में अब बस कुएं के पानी की लयबद्ध गड़गड़ाहट ही रह गई थी। मैं वहां खड़ा था, आधा खाया हुआ शकरकंद हाथ में लिए, पूरी तरह से स्तब्ध महसूस कर रहा था। शेन शुआंग ने मुख्य कुर्सी पर अपना सिंहासन फिर से हासिल कर लिया था। वह अपने पैर बेफिक्री से झुला रही थी। क्या देख रहे हो? कपड़े खुद से तो सूखने वाले नहीं हैं। अगर आज रात तक सूखे नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। मैंने अपनी नजरें झुका ली। उस कमीज को घूरने लगा जिसे उसने फिर साबुन के जाग में फेंक दिया था। अचानक मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। ये कर्ज बढ़ने के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। लिटिल चांग वॉन्टन लगभग तैयार हैं। यहाँ आओ और खाओ। शेन शुआंग की आंखें चमक उठी। उत्साह से उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपने बॉस वाले रूप में उसे छुपा लिया। क्या तुमने सुना? औरत जल्दी करो, मेरे वॉन्टन दावत में देर करने की हिम्मत मत करना। सूर्यास्त क्षितिज पर सुनहरी नदी की तरह बह रहा था, जबकि रसोई का धुआं धीरे धीरे हवा में लहराने लगा। मैं कुएं के पास झुककर रगड़ाई कर रही थी। मेरे हाथ ठंड से सुन्न थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब अनजानी सी गर्माहट थी। जैसे ही रात उतरी, पीच ब्लॉसम गांव एक आदिम और सुखदायक कोमल अंधेरे में डूब गया। अब वहां न तो बेतहाशा मेहनत थी, न ही शहर की थकाऊ भागदौड़। उसकी जगह ले ली थी कीड़ों की आवाज, हवा और दूर भौंकते कुत्तों ने, जो चांद की ओर भौंक रहे थे। शेन शुआंग और मैंने एक एक छोटी लकड़ी की स्टूल उठाई और शांत आंगन के बीचों बीच साथ बैठ गए। हमारे ऊपर आकाशगंगा फैली हुई थी, जो शहर में कभी नहीं दिखती। वह एक विशाल काले मखमली पर्दे की तरह फैली थी, जिस पर चमकदार हीरे की धूल बिखरी हो। शेन शुआंग की आवाज हवा में तैर गई। उस समय तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने पैसे ठगे, अचानक गायब हो गए और यहां तक कि मुझे ब्लॉक करने की भी हिम्मत की। मैं चुप रहा।
चुप्पी। यह सवाल एक नुकीले कांटे की तरह था जो 3 साल से मेरी आत्मा में गहराई तक चुभा हुआ था। आंगन में झींगुर धीमी धुन गुनगुना रहे थे, जबकि नरम तारों की रोशनी उसके कंधों पर बिखरी थी। मैंने सिर पीछे कर अनंत ब्रह्मांड की ओर देखा और एक भारी विराम के बाद आखिरकार शब्द बाहर निकल ही गए। उस समय मेरी मां अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रही थी। उन्हें जान बचाने वाली सर्जरी के लिए बेहद पैसों की जरूरत थी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए मैंने ऑनलाइन जल्दी पैसे कमाने के लिए एक हताश योजना बनाई। और ठीक उसी वक्त तुम मुझे एक भोली भाली, लाडली वारिस और आसान शिकार से ज्यादा कुछ नहीं लगी। जैसे ही पैसे मेरे खाते में आए, मेरा पूरा वजूद भारी अपराध बोध से भर गया। मुझे लगा कि मैं कभी भी तुम्हारा सामना करने के लायक नहीं हूं, तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और पूरी तरह गायब हो गया। सच तो यह है कि उन $7 लाख में से मैंने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। अगली ही सुबह इन गेम गिफ्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके मैंने सारी रकम को $2000 के वाउचर में बदलकर तुम्हें वापस भेज दिया। बस शायद तुमने कभी लॉग्स चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई। आखिरकार एक आम से दिन उसने उन $2000 के वाउचर गिफ्ट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोज निकाला। उस व्यक्ति की आईडी जिसने स्किन गिफ्ट की थी, सालों से जमा हुई कड़वी नाराजगी एक पल में ही गायब हो गई। तुमने सिर झुकाए रखा, आवाज कांप रही थी। तुम अब भी एक घिनौने चोर हो। तुमने मुझसे पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज चुरा ली थी। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? उस दौरान मेरे माता पिता एक जहरीले और गंदे तलाक में उलझे हुए थे। मेरा घर सचमुच एक युद्ध का मैदान बन गया था। मेरी मौजूदगी की किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे तुम ही दुनिया में मेरे पास बचा आखिरी सहारा हो, जो दिन रात मेरे साथ रहकर सिर्फ गेम खेलते, मेरी बातें सुनते और मुझे हंसाने के लिए हर जतन करते थे। मैं सच में पूरे दिल से तुम्हें अपना इकलौता सच्चा दोस्त मानता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर किसी भारी सीसा पत्थर ने चोट कर दी हो। एक वयस्क जैसी गहरी टीस उठी। पता चला कि उन 7 लाख के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो दुनिया से अनजान थी। चांदी जैसी चांदनी में मैंने बॉस की नाजुक साइड की एक झलक देखी। उसकी आमतौर पर ठंडी, हावी करने वाली आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक दुर्लभ, दिल को छू लेने वाली कमजोरी दिख रही थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पत्थर दिल है। वह शैतान जैसी औरत इतनी भी बुरी नहीं लगती। असल में वह तो इतनी प्यारी है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शेन शुआंग, मुझे सच में बहुत अफसोस है। आखिरकार मैं फुसफुसाकर वह माफी कह पाई जो 3 साल से बाकी थी। शेन शुआंग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बॉस बस अपनी नजरें आसमान की ओर टिकाए रही। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से बुदबुदाया, बाद में मेरी माँ ने एक बहुत अमीर आदमी से दोबारा शादी कर ली और मेरे पिता विदेश चले गए। अब दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है और नए बच्चे हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं। वे $7 लाख बस एकमात्र मौका था जब मैंने पहली बार किसी अजनबी को पैसे ट्रांसफर किए थे, और वह भी पहली बार। मैं सच में चाहता था कि किसी के साथ इतनी दयालुता से पेश आऊं। क्या तुम्हें पता है कि इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात क्या थी? वो पैसे नहीं थे, बल्कि ये था कि तुम्हारे गायब हो जाने के बाद मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो रात भर मेरे साथ गेम खेले या मेरी बेमतलब की बातें सुने। मेरा गला जैसे कस गया था, जैसे उसमें कोई सख्त गांठ पड़ गई हो। मैं सही शब्द ढूंढता रहा, लेकिन वे मुझसे छूटते रहे। बॉस ने अपने चेहरे पर ताजा कुएं का पानी छींटा, फिर अपना आदेश सुनाने के लिए मुड़ी। आर्थिक कर्ज माफ है, लेकिन जो समय तुमने मुझसे छीना है उसकी भरपाई तुम्हें धीरे धीरे करनी होगी। कल सुबह से तुम्हारा हर दिन मेरे साथ एक मैच खेलना अनिवार्य है। ना तो जानबूझकर हारना, ना गुस्से में खेल छोड़ना, और बिल्कुल भी मुझे नूब मत कहना जब तक मैं खुद तुमसे ऊब ना जाऊं। और अगर तुम जिंदगी भर खेलना चाहो तो फिर हम जिंदगी भर खेलेंगे। अगले दिन जब सूरज उगा, जाओ तेमाड़, उसकी अनिवार्य वापसी। उसने अपने गुर्गों को गांव के प्रवेश द्वार को घेरने का आदेश दिया और खुद बाहर आया। उसके चेहरे पर एक जहरीली, द्वेषपूर्ण सनक की झलक थी। शेन शुआंग, मैं तुम्हें आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूं। गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो, वरना जब मैं बेरहमी दिखाऊंगा तो मुझे दोष मत देना। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने एक अधीनस्थ को कानूनी दस्तावेज पेश करने का इशारा किया। मैं पहले ही बड़े निवेशकों से तालमेल बिठा चुका हूं। मैं इस गांव की हर इंच जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा हूं ताकि यहां एक विशाल केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा सके। जब तक मैं अपना काम पूरा करूंगा, यह खूबसूरत पीच ब्लॉसम गांव सिर्फ एक जहरीली, बदबूदार नाली बनकर रह जाएगा। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, यह तो कानून का खुला उल्लंघन है। मैं गुस्से में सीधे झाओ त्यान की निजी जगह में घुस जाता हूं। मुझे डराना धमकाना एक बात है, मैं उसे सह सकता हूं, लेकिन गांव वालों की शांति को खतरे में डालना दूसरी बात है। लेकिन अगर तुमने उस पर हाथ भी रखा तो वह आखिरी हद है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। ये मेरी जमीन है। लेकिन शेन शुआंग को फिर भी झाओ त्यान के बेरहम बॉडीगार्ड्स के दस्ते ने जबरदस्ती गाड़ी में ठूंस दिया। मैंने तेज और निर्णायक सांस ली, 2 उंगलियां मुंह में डाली और एक कान फाड़ू सीटी बजा दी। यह मेरे पूरे गांव के लिए आपातकालीन इकट्ठा होने का संकेत था। अगले ही पल पड़ोस के हर घर का दरवाजा एक साथ खुल गया। सैकड़ों खूंखार स्थानीय कुत्ते हर गली और कोने से निकल पड़े। काले फर की लहर में पूरा इलाका ढक गया और झाओ त्यान के लग्जरी काफिले को पूरी तरह घेर लिया। कुछ ही सेकंड में मैंने आंगन से एक लोहे का फावड़ा झपट लिया, अपनी जर्जर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर कूद गया और सड़क के बीचों बीच फिसलता हुआ पहुंच गया, जिससे उनकी एकमात्र भागने की राह पूरी तरह बंद हो गई। मैं ट्राईसाइकिल के ऊपर सीधा खड़ा था, उस लोहे के फावड़े को हथियार की तरह पकड़े हुए।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्षक देवता अपने घर की रक्षा कर रहा हो। उसे छोड़ दो, सुरक्षाकर्मी। वे इस अफरा तफरी से घबराए थे, फिर भी अपनी संख्या पर भरोसा कर हमें काबू करने में जुटे रहे। मैंने डरावनी हंसी हंसा और इलाके की जानकारी का उपयोग कर कुत्तों और गांव वालों को एकजुट कर हमला करवाया। अचानक चारों ओर से गोबर के फावड़े और सड़ी बंद गोभी उड़ने लगी। भयानक भौंकने की आवाजें और दर्द से भरी चीखें मिलकर वातावरण को भरने लगी। वे शहर के घमंडी बॉडीगार्ड, जो खुद को अजेय समझते थे, इस देहाती गुस्से से पूरी तरह चौंक गए और बुरी तरह पीटे गए। पूरी तरह अपमानित होकर पीछे हटते हुए मैंने मौके का फायदा उठाया और कार की ओर दौड़ा। लोहे के फावड़े को हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत से खिड़की पर दे मारा। छटाक, कांच अंदर की ओर टूट गया और उसकी नुकीली किरचें मेरे हाथ में ढंस गईं। घावों से खून तेजी से बहने लगा। मैंने जलन भरे घाव की पूरी तरह अनदेखी की, मलबे के बीच से हाथ डालकर दरवाजा खोला और एक ही झटके में शेन शुआंग को बाहर खींच लिया। क्या तुम्हें चोट लगी? शेन शुआंग ने मेरे क्षत विक्षत, खून से लथपथ हाथ और अपने आमतौर पर अविचलित रहने वाले बर्फीले चेहरे को घूर कर देखा। हमारे इतिहास में पहली बार घोर घबराहट और दहशत का भाव सामने आया। आपका हाथ? इस बीच झाओ तियान घोर आतंक से अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। पूरे गांव की निंदा के भारी बोझ और सैकड़ों गुर्राते कुत्तों की आक्रामक गर्म विदाई के बीच वह अपने बर्बाद हो चुके कार में घबराकर वापस घुसा और अपमानित कायर की तरह भाग गया। खतरा गायब हो गया और सड़क की धूल आखिरकार बैठ गई। पीछे केवल स्थानीय गपशप की गूंजें रह गईं, गांव वालों की गूंजती गपशप और कुत्तों की भारी सांसें। मैं हाँफ रहा था, सीना ऊपर नीचे हो रहा था और मैंने अपना सिर घुमाकर शेन शुआंग को देखा, जिसे मैंने अपने पीछे छुपा रखा था। वह मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों में कुछ तीव्र उग्रता के साथ उमड़ रहा था, एक ऐसा कच्चा भाव जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह अचानक निर्णायक कदम आगे बढ़ी, अपनी ही कमीज की आस्तीन से कपड़े की एक पट्टी फाड़ ली, बिना एक शब्द कहे। उसने उसे मजबूती से मेरे घायल खून से सने हाथ पर दबा दिया। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मामूली खरोंच तो कुछ भी नहीं है। वह चुप रही, बस सिर झुकाकर कपड़े पर जोर से दबाव डालती रही। गहरे लाल रंग का खून धीरे धीरे कपड़े में रिसने लगा। उसके दूधिया सफेद उंगलियां गहरे लाल रंग से रंग गईं। दूर से दादी आती दिखी, अपनी छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए, कांपते हाथ में लकड़ी की राख से भरा आधा कटोरा पकड़े हुए। बेटा, खून रोकने के लिए इसे तुरंत लगा लो। शेन शुआंग ने हाथ बढ़ाकर कटोरा लिया और बहुत सावधानी से राख को मेरे खुले घाव पर छिड़कने लगी। राख के मोटे कण मेरे खून के साथ मिलकर त्वचा पर चुभने लगे। हर दिल की धड़कन के साथ तेज जलन महसूस हो रही थी। लेकिन अजीब बात है, मुझे यह पीड़ा बिल्कुल भी असहनीय नहीं लगी। वह अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखें खून से लाल थीं, जैसे वह भीतर ही भीतर ज्वालामुखी जैसी क्रोध को दबाए हुए हों। तुम्हें आखिर किसने इजाजत दी थी कि ऐसे मूर्खों की तरह अंदर घुस जाओ? वह एक छोटी सी सेना के साथ आया था। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ वाकई में कुछ ऐसा कर दिया होता जिसे बदला नहीं जा सकता। अपना विचार पूरा करने से पहले ही उसने होंठ काट ली और नजरें फेर ली। मैंने कुछ पल के लिए उसके हल्के कांपते कंधों को देखा। आखिरकार ये मेरी ही जमीन है, मेरे अपने इंसान के साथ छेड़छाड़ करना, ये वह आखिरी सीमा है जिसे मैं कभी किसी को पार नहीं करने दूंगा। वह झटके से फिर मेरी ओर मुड़ी। और आखिर तुम्हारा अपना इंसान है कौन? लेकिन उसके कानों की लोब हल्की गुलाबी हो गई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसने अपनी घूरती हुई नजर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड तक मुझे घूरने के बाद आखिरकार वह खुद से हार गई और उसके होंठों के कोने हल्की सी मुस्कान में बदल गए। वह मुस्कान बेहद हल्की थी, जैसे झील पर हल्की सी लहर जब कोई हवा धीरे से गुजरती है, और वह उतनी ही जल्दी छुप भी गई जितनी जल्दी आई थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ की चोटी के उस पार ढल रहा था, जिससे पूरे पीच ब्लॉसम गांव पर एक गर्म एम्बर रंग की आभा छा गई थी। बूढ़े दी ने अपनी चपटी हुई पुआल की टोपी जमीन से उठा ली। शहर के लोग सच में थोड़ी सी हलचल भी नहीं झेल सकते, है ना? शेन शुआंग अब भी मेरी कलाई को लोहे की पकड़ की तरह थामे हुए थी। खून बहना बंद हो गया था, फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। मैंने भी अपना हाथ नहीं छोड़ाया। हम बस उसी क्षण में जमे हुए खड़े रहे। तभी दादी दरवाजे पर आकर बोली, अरे लड़की सुनो, छोटी शुआंग, खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। तभी वह जैसे अचानक हकीकत में लौट आई। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ा और घूम गई और सीधे घर की ओर चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद वह बिना पीछे देखे रुक गई। उसकी आवाज उसके कंधे के ऊपर से तैरती हुई आई, सुनो, तुम्हारा हाथ जख्मी है, इसलिए पानी को छूने की हिम्मत मत करना, बाकी कपड़े मैं खुद धो लूंगी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे जड़ हो गया हूं। मैंने उसे रसोई की घूमती धुएं में गायब होते हुए देखा। मेरे हाथ का घाव अब भी हल्के दर्द से धड़क रहा था, लेकिन मेरे सीने में जैसे कोई गर्म सुकून देने वाली लहर उमड़ रही थी। इस हादसे के बाद चाओ तियान सच में खत्म हो गया है। अफवाह है कि उसके गांव में हुए उस दयनीय हादसे की फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, और इससे उसके परिवार की कंपनी के शेयर बुरी तरह गिर गए। कहा जाता है कि उसके पिता ने उसे घर में नजरबंद कर दिया और वह पूरी तरह से लोगों की नजरों से गायब हो गया। जहां तक मेरी बात है, मैं अचानक ही पीच ब्लॉसम गांव का एक किंवदंती बन गया था। शेन शुआंग घर से एक मेडिकल किट पकड़े बाहर निकली। उसकी हरकतें अभी भी साफ तौर पर अनगढ़ थीं, लेकिन वह मेरे घाव को साफ करते समय बेहद सावधानी बरत रही थी और मेरी हथेली पर पट्टी बहुत ध्यान से बांध रही थी। हमारा छोटा झांग अब सच में समझदार हो गया है।
अब तो उसे अपनी पत्नी को कैसे दुलारना है यह भी अच्छे से आ गया है। ये बहू जितना मैं इसे देखता हूं उतना ही मुझे पसंद आती है। ऐसी काया है इसकी, मुझे तो लगता है कि यह मुझे परपोते देने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। शेन शुआंग का चेहरा तुरंत गहरे लाल रंग में बदल गया, यहां तक कि उसके कान भी गर्मी से तप रहे थे। जितने समय से मैं उसे जानता हूं, यह पहली बार था जब मैंने उसे इतना सच में घबराया हुआ देखा था। उस दिन के बाद से हमारे बीच की फिजा ही जैसे पूरी तरह बदल गई थी। उसने मुझसे उस पुराने 7 लाख के कर्ज के बारे में तंग करना बंद कर दिया और उसने फिर कभी उस भारी भरकम अनुबंध उल्लंघन की सजा का जिक्र नहीं किया। उसने अपनी स्टिलेटो हील्स और पावर सूट्स को छोड़कर एक साधारण जीवन अपना लिया। उनकी जगह कपड़े के जूते और आरामदायक कपड़े पहनने लगी। वह मेरी वफादार परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे नदी किनारे मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। एक बार जब उसने अपनी लय पकड़ ली तो उसने खुद को एक बेहतरीन सीखने वाली साबित किया। वह बहुत जल्दी एक अनाड़ी नौसिखिए से पूरी तरह माहिर बन गई। आखिरकार वह यहां तक कर सकती थी कि अपने नंगे हाथों से एक बेकाबू जंगली मुर्गी को भी पकड़ लेती थी। उस दोपहर हम नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए शिकार कर रहे थे। साफ सुथरा पानी पेड़ों की परछाइयों और उसकी झलकियों से चमक रहा था। झूमते पेड़ों की छाया और उसकी गंभीर एकाग्र अभिव्यक्ति जब वह किसी हलचल की तलाश कर रही थी। शेन शुआंग अचानक वहीं थम गई। मुझे अब शहर लौटने की इच्छा नहीं रही। मैं यहीं रह जाऊंगी और तुम्हारी निजी डाकू रानी बन जाऊंगी। सच में? उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी नजर इतनी गहराई से सच्ची थी, इससे मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रुको 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 बॉस शेन, ये मजाक अब खतरनाक हद तक जा रहा है। मेरे जैसा लड़का तुम्हें कैसे संभाल सकता है? तुम्हारे एक खाने की कीमत मेरी पूरी महीने की तनख्वाह के बराबर है। शेन शुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम करती गई, हर कदम सोच समझकर। जब तक उसने मुझे पुराने शिरीष के पेड़ से सटा नहीं दिया। उसने अपनी हथेली मेरे कान के ठीक पास पेड़ के तने पर दे मारी, एकदम परफेक्ट और रोमांचक कबाडोन करते हुए। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। सूर्यास्त की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर उसकी लंबी पलकों पर नाच रही थी। इस हालत में मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी। मेरे साथ वापस उस कंक्रीट के जंगल में चलो और मेरे खास डाकू पति बनकर रहो। मेरी आवाज निकलने से पहले ही मेरी एडम्स एप्पल घबराहट में ऊपर नीचे हो गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुड़ा तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाला। उसने मेरे सामने ही उस कागज को फाड़ना शुरू कर दिया, पहले 2 हिस्सों में, फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में। वे टुकड़े उसकी उंगलियों से फड़फड़ाते हुए हवा के साथ गांव के दिल की ओर उड़ गए। कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है। अब मैं अपनी जीत का इनाम अपने साथ ले जा रही हूं। मैं पानी की सतह पर घूमते कागज के टुकड़ों को एक टक देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सीधा चोट खाकर किसी अजीब सी नरमी में पिघल गया हो। अगर तुम मना कर दो तो भी कोई बात नहीं। मैं तो बस पूरे गांव में यह फैला दूंगी कि 3 साल पहले एक मशहूर राष्ट्रीय स्तर के हंशिन ने न सिर्फ मुझसे 7 लाख की ठगी की थी, बल्कि बेहिचक और बेशर्मी से औरतों के कपड़े भी पहने थे और वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके बार बार मुझे हबी कहकर बुलाया था। ठीक है, तुमने सच में मुझे घेर ही लिया है। वह एक पल के लिए रुकी, सिर झुकाकर मेरी प्रतिक्रिया को गौर से देखने लगी। तुम्हारी मर्जी। मैं चुप ही रहा। दूर कहीं मेरे घर की रसोई से उठता धुआं आसमान की ओर जा रहा था और दादी की आवाज एक बार फिर मेरा नाम पुकार रही थी। छोटे शुआंग, खाना खाने के लिए वापस आ जाओ बच्चा। मैंने आखिरी बार जोर से जवाब दिया। पैर उठाकर उसके पीछे चलते हुए मेरे कदम इतने हल्के लग रहे थे जैसे मैं बादलों की चादर पर तैर रहा हूं। आखिरकार जब मैं कॉर्पोरेट मुख्यालय लौटा तो शेन शुआंग ने मुझे शहर तक लगभग अपने साथ ले ही लिया। सब कुछ बुनियादी रूप से बदल चुका था। शेन शुआंग ने मुझे आधिकारिक रूप से एक नई पदवी पर नियुक्त किया, सीईओ के विशेष जीवन सहायक के रूप में। मेरी तनख्वाह 10 गुना बढ़ गई, लेकिन नौकरी, उसका विवरण किसी को भी चुप करा देने के लिए काफी था। कल सुबह मुझे वे पैन फ्राइड बन बहुत चाहिए, पुरानी सड़क के तीसरे ठेले से। और ध्यान रहे, कतार में 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत लगना। मीटिंग ठीक 3 बजे तय है। मेरी कॉफी 2:55 तक मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। ठीक 70 डिग्री, आधा चम्मच चीनी। आज रात हम गेम खेलेंगे। कोई सपोर्ट किरदार चुनो और मुझसे चिपके रहो। मेरी फार्मिंग चुराने के बारे में सोचना भी मत। पूरे ऑफिस की निगाहें लगातार मुझ पर टिकी रहती थीं। शुरुआती सहानुभूति से बदलकर अब उनकी नजरों में गहरी सनसनीखेज बातें झलकने लगी थीं। ब्रेक रूम के अंदर ताजा खबर थी। तेजी से फैलती मसालेदार अफवाह थी कि असिस्टेंट झांग सिर्फ अपनी बेहतरीन धान रोपने की काबिलियत और इन गेम लेजेंडरी हंस पकड़ने की कला के दम पर यहां तक पहुंचे हैं, कार्यक्षेत्र के इतिहास में सबसे शानदार करियर वापसी करने के लिए। मैंने वह बिल्कुल 70 डिग्री वाली कॉफी गलियारे में ले जाते हुए महसूस किया जैसे मेरी पीठ उन जलती हुई नजरों से छलनी होने वाली है। जब तक वह किस्मत वाला दिन नहीं आया। किस पर? संभावित आधार क्या है? क्या आप किसी पिछड़े को मौका देंगे? ब्रैड को एक मुख्य रणनीतिक प्रोजेक्ट संभालने दिया गया। सिर्फ 3 दिनों के भीतर उसने माउंटेन रीजन डेवलपमेंट डील को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिसे आप लोग 6 महीने से छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाए थे। उसने कृषि निर्यात के लिए लाइव स्ट्रीम चैनलों में क्रांति ला दी और अपनी गुप्त रेसिपी हनीस्कल चाय का 1 कप इस्तेमाल कर मिस्टर वोंग की 3 साल पुरानी खुरदुरी और दर्द भरी गले की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इस साधारण तथ्य के आधार पर कि वह मेरा चुना हुआ आदमी है। क्या यहां किसी को इससे कोई दिक्कत है? अगर है तो उसे अपने गले में ही दबाकर रखो। पूरे बोर्डरूम में घुटन भरी मौत जैसी खामोशी छा गई।
मैं उसके पीछे गर्व से खड़ा था, उसकी पतली लेकिन अडिग छवि की प्रशंसा कर रहा था। यह पूरी तरह साफ हो गया कि सीईओ के पति के रूप में यह कठिन परीक्षण काल उतना मुश्किल नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। एक रात देर तक ओवरटाइम करते हुए, असिस्टेंट जियांग, मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें फिर से क्रॉस ड्रेस करते देखना चाहता हूं। बॉस शेन, ये तो खुल्लम खुल्ला कार्यस्थल पर उत्पीड़न है, आपको पता है ना। इसे एक अनिवार्य अनुरोध मानो ताकि कॉर्पोरेट संस्कृति को सीईओ से उसके अधीनस्थ तक बढ़ावा दिया जा सके। हम दोनों फर्श से छत तक की खिड़की में अपनी परछाइयों को निहारते हैं। खिड़की के पास खड़े होकर हम मजाक करते हैं और साथ में हंसते हैं, लेकिन हमारी हंसी के बीच वह अचानक गंभीर हो गई। सच तो यह है कि उस समय मैं वास्तव में तुमसे सचमुच नाराज नहीं थी। जब तुम अचानक गायब हो गए तो मैंने उस अकाउंट के लॉगिन इतिहास को ट्रैक किया। मैंने देखा कि तुम अगले ही दिन लॉगिन हुए और सब कुछ रिफंड कर दिया। मुझे सच में बस इस बात पर गुस्सा आया था कि तुमने ठीक से अलविदा कहना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी हल्की चमकती लाल आंखों में देखते हुए मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया जो मेरी कॉलर को थामे हुए था। अब मैं हर चीज का प्रायश्चित कर रहा हूं, शेन शुआंग, मुझे खुद को दोबारा पेश करने की अनुमति दें। मैं झांगची हूं, मैं आपकी मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता हूं। मार्गदर्शन अपनी जगह है, लेकिन पहले तुम्हें प्रोबेशन पीरियड में टिकना होगा। तुम्हारे ट्रायल की अवधि एक उम्र भर की है। आखिरकार दादी शहर में मिलने आई और शेन शुआंग ने सच में खुद रसोई में जाने की हिम्मत दिखाई। हालांकि आखिर में मुझे ही लगभग जल चुके अंडे टमाटर की भुर्जी को बचाना पड़ा। रात के खाने की मेज पर दादी ने हम दोनों के चेहरे देखे, फिर अपनी जेब से एक लाल कपड़े की पोटली निकाली। उन्होंने कपड़े की परत को बड़ी सावधानी से एक एक कर खोलना शुरू किया। अंदर एक जोड़ी चांदी की कंगन रखी थी जो उम्र के साथ थोड़ी घिस चुकी थी। ये तुम्हारे लिए हैं छोटी शुआंग। दादी, ये तो बहुत कीमती हैं। इनकी सोने में कोई खास कीमत नहीं है, बस इन्हें याद के तौर पर पहन लो बच्ची। रात के खाने के बाद उन्होंने मुझे अलग बुलाया और कहा कि उसे संभाल कर रखना। इस लड़की ने अपने दिल में बहुत सारी छुपी हुई तकलीफें झेली हैं। शेन शुआंग अपनी कलाई पर पड़े कंगन को देखती रही और एक लंबी भारी चुप्पी साधे रही। उस रात वह अपने आलीशान अपार्टमेंट में नहीं गई, बल्कि मेरे पास सोफे पर आकर सिमट गई। सुनो जियांगची, चलो अपनी शादी पीच ब्लॉसम विलेज में ही करते हैं। पुराने दाई अंकल को पंडित बना लेते हैं और गांव के हर कुत्ते को बारात में आगे आगे चलने देते हैं। तुम बस उस पुराने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर आकर मुझे ले जाना। क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे तुम्हारी सीईओ वाली इमेज खराब हो जाएगी? मुझे तो बस वही असली देहाती माहौल चाहिए। वैसे भी अगर मुझे अपनी इज्जत गंवानी ही है तो तुम्हारे साथ गंवाना पसंद करूंगी। पक्का वादा रहा। खिड़की के बाहर चांदनी बहुत ही अलौकिक थी। रात की हवा बेहद सुकून देने वाली थी और वह जल्दी ही गहरी शांत नींद में डूब गई। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। चांदी का कंगन, उसकी कलाई पर वह नीचे से एक हल्की अलौकिक चमक बिखेर रहा था। झिलमिलाती चांदनी। मैंने प्यार से उसके चारों ओर कंबल ओढ़ा दिया। $7 लाख का कर्ज, $7 अरब का कॉन्ट्रैक्ट प्रेच। आखिरकार यह सब एक अनमोल औरत को पाने में ही आकर ठहरा। चाहे आंकड़े कैसे भी जोड़ लो, असली इनाम तो मुझे ही मिला है।